इससे पहले हम एपिसोड की शुरुआत करें, आप ये वीडियो देखो। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें महेंद्र सिंह धोनी एक प्लेन में सो रहे हैं और एक एयर होस्टेस उनका सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। लाखों लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी को बेसुध प्लेन में सोते हुए देखा। इससे पहले भी उनकी कैंडी क्रश खेलते हुए एक वीडियो वायरल हुई थी। So cute. क्यूट, राइट? अब ये सेम सिनेरियो इमेजिन करो बट स्विच द जेंडर्स। एक लड़का सोती हुई लड़की की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और बिना परमिशन के अपलोड कर रहा है। अब क्रीपी लगा ना? और अगर लगा देन यू आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि सोसाइटी में राइट टू प्रिवेसी तब एग्जिस्ट करती है जब लड़की कैमरा के आगे हो, पीछे नहीं। और सिर्फ राइट टू प्रिवेसी नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां लड़कियों को छोड़ दिया जाता है और लड़कों को पकड़ लिया जाता है। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आपको याद हो दिल्ली मेट्रो की ये वीडियो, ये उर्फी जावेद फ्रॉम मीशो। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पब्लिक डेकोरम पे बहुत ज्यादा बात हुई थी। इस लड़की का कहना था कि भाई मैं तो एक कंजर्वेटिव फैमिली से हूं, इसलिए बचपन से जो मैं पहनना चाहती थी मुझे नहीं पहनने दिया जाता था, इसलिए अब जो मन करेगा मैं वो पहनूंगी। वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस लड़की को खूब ट्रोल किया। उर्फी जावेद को भी लपेटे में लिया, कुछ लोगों ने राइट टू प्रिवेसी की बात की और इंपॉर्टेंट मुद्दों को छोड़कर मीडिया इस लड़की का इंटरव्यू लेने में लग गई। एंड में हुआ ये कि इंटरव्यू से बहुत पैसे कमाए गए, बाद में हाइप डाउन हो गई एंड नाउ नोबडी केयर्स। बट ऐसा ही सिमिलर केस हुआ था पटना से दिल्ली जा रही तेजस एक्सप्रेस में, जहां गोपाल मंडल नाम का ये व्यक्ति मस्त कच्चा बनियान पहनकर रात को ट्रेन में टहल रहा था। क्या मतलब बिहार के चोरों ने कपड़े भी चुराना शुरू कर दिए? ट्रेन, ऑब्सीन कपड़े, लोगों को प्रॉब्लम, काफी सिमिलर केस है ना दोनों? नहीं, फर्क इतना है कि इनको भी पॉपुलैरिटी मिली थी बट पब्लिक ऑब्सीनिटी के लिए इन पर एक पुलिस केस हो गया था। और ये एक एग्जांपल है जेंडर बायस का, यानी कि किसी के जेंडर के बेसिस पे, वो मर्द है या औरत है, मेल है फीमेल है, इस बेसिस पर भेदभाव। अब यूजुअली जब भी आप जेंडर बायस जैसे टर्म सुनते हो या पढ़ते हो तो उसे आप फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे मुद्दों से एसोसिएट करते हो, क्योंकि मानो या ना मानो हमेशा से समाज में लड़कियों के कंपैरिजन में लड़कों को थोड़ा ज्यादा फेवर किया गया है। मानते हो? कोई डाउट नहीं। चाहे फैमिलीज हो, ऑफिसेज हो, स्कूल कॉलेजेस, लड़कियों को लड़कों के मुकाबले कम प्रेफरेंस दी गई है, कम अटेंशन दिया जाता है और कुछ केसेस में तो सुनी भी नहीं जाती है। वो कहते हैं ना, वुमेन डिटेक्टेड ओपिनियन रिजेक्टेड। बट जैसे जैसे टाइम बीता, सोसाइटी इवॉल्व हुई, लोग बदले, सोच बदली। हमने सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए कुछ बेसिक चेंजेस करना शुरू किए। जैसे कि पहला हम सोशल चेंजेस लाए, मतलब हमने लड़कियों को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर थोड़ी मेंटालिटी चेंज की। लड़की को पराया धन नहीं, धनी बनाने की कोशिश की। हर मामले में कोशिश की कि लड़का लड़की को इक्वल रिस्पेक्ट पे रखा जाए, मतलब एक मेंटालिटी में चेंज लाने की कोशिश की कि नहीं भाई, लड़का लड़की बराबर होते हैं, है कि नहीं? फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए, जैसे कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट, ताकि महिलाओं का थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। हमने कई सारी धाराएं बदली, वुमेन के लिए नेशनल और स्टेट कमीशन सेटअप किए, ताकि उन्हें भी सेम प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, उनके लिए भी वही राइट्स हो जो कि एक लड़के के लिए होते हैं। और ओवर द टाइम हमने कुछ लीगल राइट्स भी इंश्योर किए, जैसे कि डाउरी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, आईपीसी में हमने कई सारे सेक्शंस लाए जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन से डील करते थे, किडनैपिंग से डील करते थे, रेप, ईव टीजिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एंड व्हाट नॉट। जो समस्याएं महिलाएं रोज झेलती थी उनको टैकल करने के लिए हमने कुछ लॉज बनाए, मतलब हमने मानसिकता चेंज की, हमने कुछ कानून बनाए, हमने कुछ लीगल राइट्स दिए, और ये अच्छी बात थी। बट पता है इन सब में एक प्रॉब्लम हो गई। हमने जो ये लीगल राइट्स बनाए, इनको हमने जेंडर न्यूट्रल नहीं रखा। ना होल्ड दैट थॉट फॉर अ बिट, इसको थोड़ी देर में समझाता हूं। इनमें से कोई जेंडर न्यूट्रल नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी क्राइम अगर महिला के अगेंस्ट होता है तो भाई लॉ है, बट अगर पुरुष के साथ यही चीज होती है तो कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। मतलब कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने कदम उठाए, उससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। हमने सोसाइटल बैलेंस लाने के चक्कर में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। इस वीडियो सीरीज मर्द का दर्द में हम केस स्टडीज के साथ कुछ ऐसे लॉस की बात करेंगे जिनका यूज करके लड़कों को फंसाया जा रहा है, उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है और सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। सर मैं आप लोगों की बात से चाहता हूँ सर, न्याय हो मेरे साथ। झूठे रेप केस में महिला ने फंसाया। इसलिए हम अपनी सास शक्ति को, अपनी ऊर्जा को अपनी बनाए रखें। बड़ी प्यारी चीज है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की, हमारे देश में ऐसे कई सारे लॉज हैं जो वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये लॉज आखिर हैं क्या और कौन से हैं। जैसे कि सेक्शन 304B, ये दहेज प्रथा को लेकर है कि अगर दहेज की डिमांड के चलते अगर लड़के का पक्ष है वो लड़की को मारता पीटता है और उसकी डेथ हो जाती है तो ये लगता है। सेक्शन 498A which covers mental और physical harassment of the woman by the husband or a family। सेक्शन 354 कवर करता है क्रिमिनल एक्ट्स ओवर वुमेन, मतलब कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, स्टॉकिंग या फिर उसके इजाजत के बिना उसकी कोई प्राइवेट इमेजेस ले लेना। सेक्शन 375 डील्स विद रेप एंड सेक्शन 376 डील्स विद पनिशमेंट ऑफ रेप। इसके अलावा कई सारे एक्ट्स भी हैं, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, 498A, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट 1961, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 कि अगर कहीं पिक्चर चल रही हो और एक गलत रिप्रेजेंटेशन है महिला का तो ये एक्ट लगता है, और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ूं, आपको 2023 से
2012 में ले जाना थोड़ा जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत डिफाइनिंग ईयर था व्हेन इट कम्स टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड द रिलेटेड लॉस। क्योंकि इस साल हुआ था निर्भया केस। 16 दिसंबर 2012 की वो रात जब मुनीर का फ्लाईओवर पर एक बस के अंदर एक औरत के साथ एक जघन्य अपराध हुआ था, गैंगरेप हुआ था, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था और ये एक ऐसा पॉइंट था जब पूरा देश, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है देश में और जो रेप्स होते हैं, इसके खिलाफ एक साथ आवाज उठाकर खड़ा हुआ था। देश भर में वुमेन सेफ्टी को लेकर प्रॉपर लॉज नहीं है, इसको लेकर भारी प्रोटेस्ट हुए थे। इन प्रोटेस्ट के बाद दिसंबर 2012 में एक जुडिशियल कमेटी बिठाई गई थी टू अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉज जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स को पनिश करने के लिए बनाए गए थे। और फिर 2013 में आया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, जिसके तहत कई सारे आईपीसी के अंडर लॉज थे उनको अमेंड किया जाना था, जैसे कि 326 ए और 326 बी लाए गए जो डील करता है एसिड अटैक और उनके पनिशमेंट को लेकर। इसके अलावा लाए गए 354 ए, बी, सी एंड डी which only protects women from crimes like stalking, sexual harassment, voyeurism and with an act to disrobe a woman। और इसके अलावा 0 FIR को मैंडेटरी कर दिया गया, जिसका बेसिकली मायना ये था कि अगर पुलिस वाले को पता भी है कि भाई ये मोटिवेटेड और फॉल्स केस है, उसको फिर भी एक FIR दर्ज करनी पड़ेगी, नो एविडेंस और नो मेडिकल रिक्वायर्ड। अब देखा जाए तो ये एक जरूरी कदम था क्योंकि उस टाइम पे आउटरीच बहुत ज्यादा था, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कंसिस्टेंटली बढ़ रहे थे और देश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन की हालत सही में ज्यादा खराब है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की मानो तो हर साल ऑन एन एवरेज 40 लाख क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट होते हैं एंड दीज आर जस्ट ऑन एन एवरेज। और रिपोर्ट होते भी एक कीवर्ड है क्योंकि ये माना जाता है कि भाई 100 में से 99 केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं होते, एक है जो रिपोर्ट किया जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 15% से बढ़े। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जितने भी केसेस दर्ज होते हैं ऐसे में लगभग 31% वो होते हैं जो क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव होते हैं, मतलब वो महिलाएं जिनके साथ उनके ससुराल में ही अत्याचार हो रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 99% ऐसे केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते, जो आप देख रहे हो जस्ट 1% ऑफ द केस है। तो ग्राउंड पे हालत कितनी खराब होगी ये आप सोच सकते हो। अब ये रिपोर्ट क्यों नहीं होते ये समझने की बस आपको आसपास देखने की जरूरत है। भाई कभी कभी बोल दिया जाता है कि अरे समाज में कितनी नाक कटेगी, मत बोलो, पत्नी धर्म निभाओ अपना, या ये भी बोल दिया जाता है कि भाई आपस में ही सलाह मशवरा करके चुप करा दिया जाता है लड़की को। अब ये तो हो गई स्टैटिस्टिक्स की बात, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जो लॉज हैं ये जेंडर न्यूट्रल नहीं, मतलब कि ये दोनों जेंडर्स को उतनी इक्वालिटी से ट्रीट नहीं करते। अगर आप बाय डेफिनेशन जाएं तो रेप का जो है वो सिर्फ एक आदमी औरत के साथ कर सकता है, आदमी आदमी के साथ नहीं, औरत आदमी के साथ नहीं कर सकती। इनफैक्ट डेफिनेशन में आदमी का रेप हो सकता है तो माना ही नहीं जाता। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा सिर्फ पति पत्नी के साथ कर सकता है, पत्नी पति की मारपीट कर सकती है, इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। फॉर एग्जांपल रेप की डेफिनेशन देखिए, पेनिट्रेट्स पेनिस, इंसर्ट्स एनी ऑब्जेक्ट, मैनिपुलेट्स, अप्लाइज माउथ टू द वेजाइना, बट सब कुछ है इफ अ मैन इज सेड टू कमिट रेप। मतलब यहां पर अ पर्सन नहीं, अ मैन इज सेड टू कमिट अ रेप इफ ही विथ हर कॉन्सेंट अगेंस्ट हर कॉन्सेंट। मतलब आपने पहले डिसाइड करके रख लिया कि जो परपेट्रेटर है वो मेल होगा और जो विक्टिम होगी वो फीमेल होगी, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस लॉ में एक एग्जिस्टिंग एंड माइट एज वेल से इंक्रीजिंग प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं किया गया। मतलब मर्द भी उसी क्राइम का शिकार हो सकते हैं जिस क्राइम का शिकार औरत होती है, इसको एक्नॉलेज तक नहीं किया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में देखते हैं, एन एग्रीवेटेड पर्सन मींस एनी वुमन who is or has been in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any of domestic violence by the respondent। अगर यहाँ पर्सन लिखा भी है तो बाद में बता दिया कि जो पर्सन है वो महिला ही होगी, she her, और गलती इनकी भी नहीं है। हमारा समाज ट्यून ही ऐसे किया गया है कि भाई लड़का लड़की से पिट ही नहीं सकता, और अगर ऐसा केस सामने आ भी गया तो समाज पहले सूली पे चढ़ा देगा, बेइज्जती कर करके कि कैसा आदमी है, रो रहा है, कैसा आदमी है, लड़की से पिट गया, कैसा आदमी है, अपनी औरत को नहीं संभाल पाता। जॉनी डेप का केस तो आपको याद है। एक और केस में प्रॉब्लम ये है कि ये नॉन बेलेबल है। 0 FIR में पहले आप गिल्टी मान लिए जाते हो, सोसाइटी आपको डिसोन कर देगी, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पहले आपको गिल्टी मान लेगा एंड द ओनस ऑफ प्रूफ्स देन लाइज ऑन यू। लड़की का क्लेम कितना भी अब्सर्ड हो, FIR लिखनी पड़ती है, और एक बार FIR लॉन्च होती है फिर भाई पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर आप इस केस को देखिए, दिल्ली के हाई कोर्ट के इस मामले में एक लड़की ने 2 लड़कों के ऊपर फेक गैंगरेप एलिगेशंस लगाए और हियरिंग के टाइम पे अपने बात से मुकर गई और कहा कि भाई हमें सेक्सुअल असॉल्ट किया ही नहीं गया। और तो उन्होंने ये भी बोला कि जिस पुलिस स्टेशन में FIR लिखाई थी अगले दिन एक लेटर लिखाया और बोला कि भाई ये केस फॉल्स है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इस केस पर हाई कोर्ट ने भी कहा था कि भाई साफ है कि लड़की ने फॉल्स कंप्लेंट करी ताकि लड़कों को सबक सिखाया जा सके, सबक सिखा सके, और किस चीज का, उसे घर ड्रॉप ना करने का। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है अकाउंटेबिलिटी की। एक बार रेप का केस जब लगा दिया जाता है तब आदमी सोसाइटी में बहुत शोषण होता है उसका,
और उसको बहुत ज्यादा कहते हैं ना सामाजिक प्रताड़ना से गूंजना पड़ता है। समाज में उसकी कितनी बेइज्जती होती है, उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, इज्जत नहीं मिलती, परिवार वाले बात नहीं करते, मोहल्ले वाले बेदखल कर देते हैं। और बाद में जब साबित होता है कि एक फॉल्स रेप केस है तो लड़की के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्या आपको नहीं लगता कि अगर फॉल्स रेप केस हो तो फिर बाद में लड़की के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, डैमेजेस उससे मांगे जाने चाहिए? जो लड़का पक्ष की मानहानि हुई है, उनकी जो समाज में तू हुई है, उनको जो कीमत चुकानी पड़ी है, उसका जवाब कौन देगा? और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक लड़की ने 4 लड़कों के खिलाफ गैंगरेप का केस किया था। इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला फेक है। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। एक और केस सुनो, लड़के पर रेप केस दर्ज हुआ, उसने 20 साल जेल में बिताई और 20 साल बाद जजमेंट आया कि वो बंदा इनोसेंट था, उस पर फेक केस किया गया था। अब आप ही बताओ, उस लड़की के 20 साल जो बर्बाद हुए उसकी जवाबदेही कौन देगा? और अगर फेक केस हुआ था तो क्या लड़की पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? और ऐसे केसेस ना भरे पड़े हैं। अब आए दिन इंटरनेट पर सुनते होगे कि लड़का लड़की फेसबुक पे मिले, देर रात तक चैट्स हुई, फिर एक दिन जाकर ओयो गए और वहां जाकर दुष्कर्म हुआ। अब आप ये मत पूछना कि रात को ओयो क्यों गए थे, वो नहीं पूछ सकते। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। एक और अच्छा टेम्पलेट है, होटल में ले गए, नशीले पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया, सालों तक किया, अलग अलग होटल में जाकर किया। यू आर सपोज टू बिलीव इट, पुलिस इज सपोज टू फाइल एन FIR। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां एक्यूजेशन बहुत ज्यादा अब्सर्ड होता है कि 3-4 साल तक रिलेशनशिप चला, सब कंसेंशुअल था, अचानक एक रात लड़की आके बोलती है कि मेरे साथ भाई उन्होंने इतने टाइम तक दुष्कर्म किया, लड़के को अंदर करो। और ये सब केसेस इसलिए सामने आते हैं क्योंकि भाई कोई भी सेट डेफिनेशन नहीं है, सब कुछ बहुत वेग है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, अगर रेप एलिगेशन लगाना है तो आसानी से लग जाएगा, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं चाहिए। बस लड़की को इतना बोलना है कि कॉन्सेंट नहीं था, कब नहीं था, कितने टाइम के लिए नहीं था, कुछ मैटर नहीं करता। बस बोल दिया कॉन्सेंट नहीं था, मतलब नहीं था, गिल्टी एज चार्ज। फिर 50 ऐसे केसेस निकाल लिए जाते हैं जहां लड़के को आरोपी सिद्ध कर दिया जाता है। जैसे आजकल बड़ा ट्रेंडी है फियर ऑफ मिसकंसेप्शन, सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज के केसेस में। अब सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज IPC में कहीं मेंशन नहीं है, बट कॉन्सेंट के बारे में ये जरूर कहा गया है। कॉन्सेंट मतलब वो बेसिकली होता है हामी भरना। अगर कोई लड़की कॉन्सेंट दे देती है मतलब वो शारीरिक संबंध के लिए राजी है। अब इस सेक्शन में ये कहा गया है कि कॉन्सेंट अंडर द फियर ऑफ मिसकंसेप्शन कॉन्सेंट नहीं माना जाएगा। अगर उसको लगता है कि कुछ भ्रम है तो वो कॉन्सेंट नहीं माना जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मिसकंसेप्शन बड़ा अनफेयर है कि आप कॉन्सेंट रेट्रोस्पेक्ट में भी बदल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, मान लो आप किसी लड़की के साथ डेट कर रहे हो, 2 साल आपका रिलेशनशिप चलता है, बहुत अच्छा चलता है, आप लोग शारीरिक संबंध बनाते हो। बाद में अचानक से एक दिन लड़की आके कह देगी कि भाई शादी का वादा किया गया था और वो नहीं हो रहा है, तो भाई मेरा कॉन्सेंट नहीं है, मुझे मिसकंसेप्शन था इसलिए मेरा कॉन्सेंट वैलिड नहीं है। मतलब धारा 375, गर्लफ्रेंड विक्टिम, बॉयफ्रेंड रेपिस्ट। और अगर आपको लग रहा है कि अनफेयर है तो और सुनो, अभी आने जा रहा है भारतीय न्याय संहिता बिल, और इसमें तो डाउट का स्कोप ही खत्म कर दिया गया है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता बिल प्रपोजेस टू क्रिमिनलाइज मैरिंग अ वुमन बाय हाइडिंग आइडेंटिटी और हैविंग इंटरकोर्स अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, प्रमोशन और एम्प्लॉयमेंट। Such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment or either description for a term which may be extended to 10 years and shall be liable to fine। मतलब इसमें फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, इंड्यूसमेंट ऑफ मैरिज आफ्टर सरप्रेसिंग आइडेंटिटी को डिसीटफुल मींस बताया गया है। मतलब कि अब लड़की जाके कुछ भी बोल सकती है कि भाई प्रमोशन का वादा था, इसने नाम नहीं बताया, इसने ये झूठ बोला, और चाहे उसको रेप ना मानते हो बट किसी लड़के की जिंदगी के 10 साल बर्बाद करने के लिए काफी है। लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और इसी बात का फायदा उठाकर लड़कों को धमकाया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। कुछ टाइम पहले एक केस सामने आया था जहां एक लड़की डेटिंग ऐप पर एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही थी। वो अपनी आईडी बनाती थी, कई सारे लड़कों से चैट करती थी, फिर उनको होटल रूम पर बुलाती थी, उनके साथ संबंध बनाती थी और बाद में उसकी वीडियो से उनको ब्लैकमेल करती थी कि भाई पुलिस में जाके रेप केस लगा देंगे और अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो लाओ पैसे दो। फेक रेप केसेस, फेक डाउरी केसेस, एक्सटॉर्शन, ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं और इनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। देखो, नो डाउट अगर कोई मेल पार्टनर धोखे में रखकर, जलावा देकर लड़की का फायदा उठाता है तो उसे क्राइम की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। बट द IPC सेक्शंस डू नॉट क्लैरिफाई कि भाई वैलिड कॉन्सेंट क्या है और फेक प्रोमिसेस क्या होते हैं। केस करना बहुत आसान है, आरोप बहुत गंभीर है और अपने आप को इनोसेंट साबित करना तो भाई पहाड़ तोड़ने से ज्यादा मुश्किल है। बहुत सारे केसेस में लड़का अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर पाता और उसे जेल में सड़ना पड़ता है, इसलिए आदमी डरता है इन सब केसेस में पढ़ने के लिए और कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। फेक रेप केसेस में लड़कों को फंसाना इज अ सोशल इविल। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जितना बुरा एक लड़की के साथ दुष्कर्म करना है उतना ही बुरा एक लड़के को फेक रेप केस में फंसाना है। ऐसे भतेरे केसेस होते हैं जहां लड़का लड़की का रिलेशनशिप चलता है और अचानक एक दिन लड़की आके लड़के पे रेप केस का इल्जाम लगा देती है। बाद में जब केस चलता है लड़के को परेशान होना पड़ता है, कई बार जेल में सजा काटनी पड़ती है, फिर पता चलता है ये केस फेक था, फैब्रिकेटेड था। और इन केसेस की तादाद इतनी बढ़ गई है कि अब तो कोर्ट्स को भी आके बोलना पड़ रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप किसी भी कारण से नहीं चल पाता है तो आप उसको रेप नहीं बोल सकते। इस प्रॉब्लम से भोले भाले लड़कों की जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, बट पता सबसे ज्यादा कौन सफर कर रहा है? वो लड़कियां जो असल में बलात्कार जैसे गंभीर अपराध का शिकार होती हैं। और ये मैंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप हर फील्ड रिलेशनशिप को रेप घोषित करने लगोगे तो जो जेन्युइन केसेस हैं उनकी सीरियसनेस खत्म होती है।
इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद साफ है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सारे रेप केसेस फेक है, ज्यादातर उनमें से जेन्युइन होते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम बस ये बोल रहे हैं कि जो उससे रिलेटेड कानून है उसका कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है और ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है और किसी को तो उसके बारे में आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप हमारी बात से सहमत हो, हमारी मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाओ, क्योंकि जितने लोग इसके बारे में बात करेंगे ये मुद्दा उतनी ही नजर में आएगा। इस वीडियो सीरीज के अगले कुछ एपिसोड्स में हम ऐसे ही और मुद्दों पर बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो में ज्यादातर आर्टिकल्स हमने वॉइस फॉर मेन इंडिया नाम की एक वेबसाइट से लिया है। ये एक एनजीओ है जो देश में जेंडर न्यूट्रल लॉज लाने के लिए एक बहुत सराहनीय काम कर रहा है। इनकी वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको कई सारे ऐसे आर्टिकल्स, कई सारे ऐसे केसेस के एग्जांपल मिल जाएंगे जहां लड़कों पर झूठा आरोप लगाया गया है और कोर्ट्स ने उनके बारे में क्या जजमेंट दिया है। आप वॉइस फॉर मेन इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं, उनका काम देख सकते हैं, अच्छा लगा तो उनको डोनेट भी कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।